उत्तराखंड में 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव का चैतन्य धाम है केदारनाथ धाम। और धरती पर वैकुंठ कहा जाने वाला भगवान विष्णु को समर्पित धाम है बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ धाम जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है, और बद्रीनाथ धाम जो कि भारत के 4 प्रमुख धामों में एक धाम है। मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने का विशेष महत्व माना गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम दोनों की यात्रा एक साथ कैसे की जाए, इस जानकारी को लेकर आया हूँ। जानकारी आपको पूरे विस्तार से मिलेगी, जिसमें आपको कितना बजट लगेगा, कितने दिन का समय आपको लग जाएगा, आपको बसेस कहाँ से मिलेंगी, बसेस कितने बजे तक मिलती हैं, इस दौरान आपको कहाँ कहाँ पर रुकना पड़ेगा, किस धाम के लिए आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, और उनके आसपास स्थित दूसरे मंदिर जहां आप दर्शन कर सकते हैं या फिर घूमने की जगहें जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और किस जगह पर क्या विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, यह सभी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर आप कोई ना कोई ज़रूरी जानकारी ज़रूर मिस कर जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। तो आपके कीमती समय को जाया ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे। साल 2025 में बसंत पंचमी वाले दिन यानी 2 फरवरी को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके अनुसार बद्रीनाथ धाम के कपाट साल 2025 में 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, और महाशिवरात्रि वाले दिन यानी 26 फरवरी 2025 को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा भी कर दी गई है, और जिसके अनुसार 2 मई 2025 को केदारनाथ धाम के कपाट सुबह के 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यहाँ पर जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम दोनों के ही कपाट साल में 6 महीनों के लिए शीतकाल के दौरान बंद कर दिए जाते हैं, जिसका कारण होता है यहाँ होने वाली भीषण बर्फबारी। तो इन दोनों ही धामों के कपाट मई से लेकर अक्टूबर तक ही खुले रहते हैं, बाकी यह नवंबर से लेकर अप्रैल तक बंद रहते हैं। यानी नवंबर से लेकर अप्रैल तक यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। अब दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ के रजिस्ट्रेशन को लेकर। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम दोनों में ही जाने के लिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आपको यहाँ पर जाने नहीं दिया जाएगा। और केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम दोनों के ही रजिस्ट्रेशन के लिए आपको registration&touristcare.uk.gov.in वेबसाइट पर जाना होता है, और जहाँ पर आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। यह रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी इस रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिससे भी आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रा के रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ऑन द स्पॉट भी होते हैं, जिसके लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग आदि स्थानों पर फिजिकली प्रेजेंट होकर करवाना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपकी यात्रा की शुरुआत कहाँ से होगी। तो आप भारत में कहीं पर भी रहते हैं, आपको अपने शहर से उत्तराखंड के हरिद्वार या फिर ऋषिकेश में आना होगा। मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ और बद्रीनाथ में पहले केदारनाथ में दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए जाते हैं। तो हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही स्थानों से केदारनाथ के लिए बस सर्विस अवेलेबल है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने शहर से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाएं। यानी सुबह के 5 बजे से सुबह के 8 बजे तक यदि आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुँच जाते हैं तो आपको यहाँ से केदारनाथ तक के लिए बस सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। और यदि आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचने में लेट हो जाते हैं तो पूरी संभावना है कि आपको एक रात हरिद्वार में ही स्टे करना पड़ेगा और नेक्स्ट मॉर्निंग की बस पकड़नी होगी, या फिर हरिद्वार या ऋषिकेश से प्राइवेट टैक्सी लेकर जाना होगा, जिसमें आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा।
हरिद्वार या ऋषिकेश से केदारनाथ तक बस का किराया लगभग 550 से 700 रुपये के बीच है। तो चलिए बात करते हैं कि हरिद्वार या ऋषिकेश से चलने वाली बसेस आपको केदारनाथ में कहाँ पर छोड़ती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर जाने के लिए आपको कुछ रास्ता बस द्वारा, कुछ रास्ता जीप द्वारा और कुछ रास्ता पैदल या फिर घोड़े खच्चर से ट्रैवल करना होता है। तो हरिद्वार और ऋषिकेश से चलने वाली बसेस आपको सोनप्रयाग पर छोड़ती हैं। कोई भी बस या प्राइवेट गाड़ी सोनप्रयाग से आगे नहीं जाती और सोनप्रयाग में एक बहुत बड़ी पार्किंग है जहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। सोनप्रयाग से आगे हमको गौरीकुंड तक जाना होता है। गौरीकुंड सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ जाने के लिए यहाँ पर लोकल जीप आपको मिल जाएगी जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन का किराया चार्ज करती हैं। अब गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है और इस पैदल यात्रा में जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, घोड़ा पड़ाव, नंदी बेस कैंप होते हुए हम केदारनाथ तक पहुंचते हैं। तो अपने पहले दिन की जर्नी में आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंच जाएंगे। यदि आप हरिद्वार से सुबह के 5 बजे बस में बैठे हैं तो आप दिन के लगभग 2 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने में आप काफ़ी थक चुके होंगे, तो बेहतर यही रहेगा कि आप आज का दिन सोनप्रयाग में स्टे करें। सोनप्रयाग में एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है जो कि है त्रियुगी नारायण मंदिर, जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो आप चाहें तो वहाँ पर आज के दिन दर्शन कर सकते हैं। डे 1 में आप सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं और सोनप्रयाग में आपने स्टे किया है। सोनप्रयाग में स्टे के लिए यदि आप ठीक ठाक डोरमेट्री देखते हैं तो आपको लगभग 1000 से 1500 रुपये उसमें किराया पड़ेगा। और यदि आप फैमिली हैं और रूम देख रहे हैं तो आपको रूम की कॉस्ट यहाँ पर लगभग 4000 से 6000 तक पड़ेगी। मई जून में यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ पर होटल के रेट्स काफ़ी हाई रहते हैं। अब यात्रा के दूसरे दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए यात्रा शुरू कीजिए। यहाँ पर आपको जल्दी उठना होगा ताकि आपको समय पर जीप मिल जाए। हालांकि दूरी यहाँ से केवल 5 किलोमीटर है, लेकिन आपको जीप मिलने में काफ़ी यहाँ पे समस्या आती है, क्योंकि यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग ही श्रद्धालुओं की 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है गौरीकुंड तक पहुँचने के लिए। तो यदि आप सुबह 4 बजे लाइन में लग चुके हैं तो आप 6 साढ़े 6 बजे तक गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। अब गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक यदि आप पैदल चलते हैं तो आपको लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग जाएगा। और यदि आप किसी भी कारण से पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप यहाँ पर घोड़ा कर सकते हैं, जिसकी केवल जाने की कीमत आपको लगभग 3500 से 4000 रुपये तक पड़ेगी। और यदि आपके साथ कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते तो यहाँ पर आप उनके लिए पालकी ले सकते हैं। यहाँ पर पालकी की कॉस्ट आपको लगभग 12,000 से 15,000 तक पड़ती है। तो यात्रा के दूसरे दिन यदि आप सुबह के 6 बजे ट्रैकिंग शुरू करते हैं तो आप पैदल शाम के 6 बजे तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। अब यात्रा के दूसरे दिन आपको केदारनाथ में स्टे करना होगा। यहाँ पर आप रात में केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। अब यात्रा के तीसरे दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और दोबारा यदि केदारनाथ मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर लीजिए, क्योंकि वह दर्शन करने का सबसे सही समय होता है और आपको काफ़ी कम समय में दर्शन हो जाते हैं। साथ ही अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने में आपको यह संभावना भी ज़्यादा होती है कि आपको गर्भगृह में दर्शन हो जाएं। इसके बाद आप यहाँ पर शंकराचार्य जी की समाधि देखिए, उसके बाद भैरव मंदिर जाइए और यात्रा के तीसरे दिन सुबह के 10 बजे आप केदारनाथ से वापस सोनप्रयाग की यात्रा शुरू कीजिए। तो यदि आप सुबह के 10 बजे केदारनाथ से सोनप्रयाग की यात्रा शुरू करते हैं तो आप शाम को 7 से 8 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। तो अब यात्रा के तीसरे दिन आपको सोनप्रयाग में स्टे करना होगा, क्योंकि यहाँ से रात में आपको ना तो हरिद्वार और ना ही बद्रीनाथ कहीं के लिए बसेस नहीं मिलेंगी। अब यात्रा के चौथे दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और सोनप्रयाग के बस अड्डे पर पहुँच जाइए। यहाँ से बद्रीनाथ के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह के 4-5 बजे बसेस मिल जाती हैं। बसों में किराया लगभग 800 से 900 रुपये होगा।
सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 216 किलोमीटर है और इसमें आपको लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। तो यात्रा के चौथे दिन शाम को 4 से 5 बजे तक आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ का बस अड्डा बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, यानी बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा कनेक्टेड है। अब आप यात्रा के चौथे दिन बद्रीनाथ में स्टे कीजिए और शाम को बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन कर लीजिए। बद्रीनाथ में एक गर्म पानी का कुंड है जिसे तप्त कुंड कहा जाता है और यहाँ पर स्नान करने के बाद ही बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए जाते हैं। अब यात्रा के 5वें दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठकर यहाँ से माणा विलेज जा सकते हैं, जो कि बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ तक आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आप समय बचाना चाहते हो तो यहाँ पर जीप चलती हैं जो कि 50 रुपये पर पर्सन चार्ज करती हैं। माणा गांव, जिसको भारत का प्रथम गांव भी कहा जाता है, बेहद ही सुंदर गांव है। यहाँ पर आप गणेश गुफा, व्यास गुफा और सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप भारत की पहली चाय की दुकान में चाय भी पी सकते हैं और यदि आपके पास समय है तो आप यहाँ से वसुधारा वाटरफॉल भी जा सकते हैं। कहते हैं माणा विलेज वही स्थान है जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर चले थे। यहाँ पर एक सरस्वती नदी के ऊपर बड़ा सा पत्थर रखा गया है जिसे भीम पुल कहते हैं, जो कि मान्यताओं के अनुसार भीम द्वारा नदी को पार करने के लिए रखा गया था। अब माणा विलेज घूम के आप दिन के 12 बजे तक बद्रीनाथ बस स्टैंड पर आ जाइए और 12 बजे तक यहाँ से आपको आसानी से हरिद्वार या ऋषिकेश तक की बस मिल जाएगी, जो कि आपको रात के 11-12 बजे तक ऋषिकेश या हरिद्वार छोड़ देंगी। तो कुल मिलाकर 5 दिन के इस टूर में आपको 2 दिन सोनप्रयाग रुकना होगा, 1 दिन केदारनाथ और 1 दिन बद्रीनाथ। आपका हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हरिद्वार की पूरी यात्रा में जो कुल खर्चा आ जाएगा वह होगा लगभग 10,000 रुपये। यह एक औसतन खर्चा है। आपके होटल का चुनाव और आपके फूड का चुनाव आपके असली खर्चे को निर्धारित करेगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शनों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, इन सब जानकारियों के बाद मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में।